आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल इतिहास से जुड़ी हुई उन बातों की, उन घटनाओं की, उन शब्दावलियों की जो पूरी तरह से झूठी हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकारों द्वारा या अन्य इतिहासकारों द्वारा मुगलों को महान साबित करने के लिए वो आपको बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती रही हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुगलों के इतिहास से जुड़ी हुई उन झूठी बातों की जो अभी तक आप सत्य मानते आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल शब्द की, क्योंकि मुगल शब्द का अर्थ होता है बहादुर। जी हाँ दोस्तों, जिसे अभी तक आप महान मुगल साम्राज्य द ग्रेट मुगल एम्पायर पढ़ते आए हैं, तो आपको जान के ताजुब होगा कि इन राजाओं ने, इनके शहजादों ने या फिर इनकी प्रशंसा में लिखने वाले लोगों ने कभी इन्हें मुगल नहीं कहा, लेकिन भारतीय इतिहास में इन्हें बढ़ा चढ़ाकर मुगल बताया जाता है। क्योंकि दोस्तों, भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को एक बहादुर योद्धा की तरह दिखाया गया है और साथ इनकी तुलना की गई है भारत के प्राचीन महान राजवंशों के साथ, तुलना की गई है महान सम्राट अशोक जैसे राजाओं के साथ, और उसमें इन्हें सम्राट अशोक जैसे राजाओं से भी शक्तिशाली दिखाने का प्रयास किया गया है, बताया गया है। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दूसरी बात करेंगे बाबर के भारत आगमन की, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि बाबर जब भारत में आता है तो उसको एक हीरो की तरह पेश किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ी देर के लिए बाबर के इस हीरोपंती वाले इतिहास को एक साइड करके उससे पिछले इतिहास को देखें, अर्थात सेंट्रल एशिया में उसके हाल को देखें, तो आप पाते हैं कि बाबर का सांस लेना भी वहां पर मुश्किल हो गया था। साथ ही इस वीडियो में आप उन सब गद्दारों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ व पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम मुगल शब्द की। जी हाँ, ये जो मुगल शब्द है इसकी खिचड़ी बनाई है इन लोगों ने, एक मंगोल शब्द को लेकर और दूसरा तुर्की शब्द को लेकर। इन्होंने कहा कि इनके संयोग से बनता है मुगल, जिसका अर्थ होता है बहादुर। और भारतीय इतिहास में इसे सत्य साबित करने के लिए इसके साथ एक कहानी भी जोड़ दी, एक अच्छा खासा लॉजिक भी दे दिया और बताया गया कि ये पिता की ओर से तैमूर के वंशज हैं जो कि तुर्की वंश से संबंधित हैं। साथ ही ये लोग माता की ओर से चंगेज खान के वंशज हैं जो कि मंगोल वंश से संबंधित हैं। इस प्रकार तुर्की और मंगोल के संयोग से जो बना वो मुगल हुआ। इस प्रकार से ये राजवंश हुआ मुगल राजवंश, और ये राजा हुए सभी मुगल, जिसका अर्थ होता है बहादुर। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस मुगल शब्द की शुरुआत की बात करें कि सबसे पहले कब इसको प्रयोग में लाया जाना शुरू किया गया और किसने किया, तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी में जब कुछ यूरोपीय व्यापारी परिवार भारत में आए तो उन्होंने इसका प्रयोग किया। इसके अलावा दोस्तों, आपने रडियार्ड किपलिंग की लिखी एक किताब पढ़ी होगी जिसका नाम है जंगल बुक। इसमें एक बच्चे को दिखाया गया है जो शुरुआत से ही जानवरों के बीच रहता है और जानवरों जैसा ही हो जाता है, उसका व्यवहार भी होता है। तो उसमें जो मोगली शब्द कैरेक्टर यूज किया गया है उसका नामकरण भी इन्हीं यूरोपीय परिवारों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस नामकरण के पीछे की सच्चाई और मुगल बादशाहों की राय जाने तो हम पाते हैं कि इस राजवंश के जितने भी शासक थे वो स्वयं को तैमूर का वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे, न कि चंगेज खान का। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस तथ्य को और अधिक मजबूती और प्रामाणिकता की ओर ले जाएं तो हम पाते हैं कि जब बाबर भारत में आया तो बाबर के भारत आगमन से पहले का जो सेंट्रल एशिया का इतिहास है, इस सेंट्रल एशिया के इतिहास में हमें उज्बेक लोगों की जानकारी मिलती है। दरअसल उज्बेकों की अगर बात करें तो ये एक तुर्क मंगोल कबीला था जिसने उसी समय इस्लाम एक्सेप्ट किया था, अर्थात ये लोग इस्लाम में अभी नए नए परिवर्तित हुए थे। लेकिन दोस्तों, इनका मत सुन्नी फिरके का समर्थन करता था। फिर भी मंगोलों से संबंधित होने के कारण तैमूरी शहजादे उज्बेकों को कभी भी अपने समकालीन या बराबर का दर्जा नहीं देते थे, हमेशा उन्हें असभ्य और बर्बर ही
मानते रहे। इस प्रकार से हमें इस तथ्य से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि जिन्हें आज हम मंगोल कहते हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को ना तो चंगेज खान का वंशज माना और न कभी अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद किया। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम सेंट्रल एशिया के सामाजिक इतिहास की बात करें तो वहाँ पर जितने भी कबीले थे उनमें हम कभी भी ये नहीं पाते हैं कि किसी कबीले ने अपने वंश का आधार अपनी माता के वंश को बनाया हो। और अगर हम भारत में बाद में, चूंकि मुगल भारत में आए, तो हम बाद में भी अगर भारतीय समाज की भी बात करें, भारत में भी ऐसा किसी राजवंश ने अपना आधार नहीं बनाया कि माता के नाम के आधार पर उन्होंने अपना राजवंश या उसका नामकरण किया हो। इसके अलावा दोस्तों, इस पूरे तथ्य की मुगलों के नामकरण की जो हम पूरी जानकारी पाते हैं, तो इसमें हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि बेवजह मुगलों को मंगोलों से जोड़ा गया, क्योंकि मंगोल अपने आप में एक इतना शक्तिशाली राजवंश था जिसने, मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के इतिहास में उससे अधिक शक्तिशाली, ताकतवर और अपने दुश्मनों के प्रति जो बर्बरता दिखाते हैं, ऐसी बर्बरता वाला कोई अन्य राजवंश नहीं हुआ है। तो भारत के इतिहास में बेवजह मुगलों की और मंगोलों को उनके साथ जोड़कर जो महानता पेश की गई वो पूरी तरह से गलत है। और इस जो यूरोपीय परिवारों ने नामकरण किया, उसे जिस प्रकार से हमारे भारत के इतिहास में आगे बढ़ाया गया, आज भी हम इस राजवंश को मुगल राजवंश या ग्रेट मुगल एम्पायर के नाम से ही पढ़ते हैं, पूरी तरह से तथ्यहीन है, आधारहीन है और पूरी तरह से तर्कहीन है। तो दोस्तों, ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसे कुछ लोगों ने बनाकर पेश किया और उसे आज भी हमारी शिक्षा पद्धति के साथ जोड़े रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाबर के भारत आगमन की। और आगमन के बाद आप सभी को पता है कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, बाबर को एक नायक के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बाबर के साथ सेंट्रल एशिया में क्या हुआ कि उसे भारत आना पड़ा और वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे बुलाया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें तो आपसे छिपा दी जाती हैं, लेकिन असल में जो भारतीय इतिहास में मुगलों के बारे में दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है कि मुगल ही यहाँ पर वास्तविक सत्ता के उत्तराधिकारी थे। तो आज की इस वीडियो में हम आगे इसी बारे पर बात करते हैं। साथियों, जैसा कि हम भारत के इतिहास में पाते हैं कि मुगलों को भारत का वास्तविक उत्तराधिकारी दिखाया गया है, तो अगर हमें ये चीज़ जाननी है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस सेंट्रल एशिया के इतिहास में। और हम पहुँचेंगे तब जब तैमूर की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, तैमूर 1405 में उसके डेथ हो जाती है। उसके बाद मृत्यु के बाद तैमूर का साम्राज्य, जो कि वोल्गा नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था, बिखर जाता है। माना जाता है कि उसका एक पोता था शाहरुख मिर्जा, जिसने उसके साम्राज्य को काफ़ी हद तक संभालने का प्रयास किया, लेकिन वो भी एक छोटे से पार्ट को ही संभाल पाता है, अर्थात पूरा साम्राज्य बिखर जाता है। इन तैमूरी शहजादों में एक परंपरा थी कि पिता के बाद जो उनका साम्राज्य होगा वो सभी भाइयों में बराबर बांटा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 15वीं सदी का टाइम आता है, तो 15वीं सदी में हम एक चीज़ पाते हैं कि ये सभी शहजादे सत्ता के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तैमूर की मृत्यु के बाद सेंट्रल एशिया की राजनीति में जो केंद्रीय खालीपन आता है, उसे भरने के लिए यहाँ पर 3 नए दावेदार आते हैं। एक उस्मानी, दूसरा उज्बेक और तीसरा सफवी। सफवी दरअसल वो लोग थे जो अपने आप को सूफियों का वंशज मानते थे और यही स्वयं को इस्लाम का वैध उत्तराधिकारी मानते थे। इसी कारण से इनका जो समर्थन था वो शिया फिरके को था। इसके बाद अगर हम सेंट्रल एशिया की राजनीति को देखें, तो दोस्तों वहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल में एक तरफ उस्मानी है जो कि इस्लाम के सुन्नी मत का समर्थन करते थे, दूसरे सफवी जो शिया मत का समर्थन करते थे, और तीसरे उज्बेक जो अभी अभी इस्लाम में नए नए दीक्षित हुए थे, लेकिन उनका समर्थन भी सुन्नी फिरके को ही था। तो दोस्तों, इस प्रकार से सेंट्रल एशिया की जो गेम ऑफ थ्रोन की राजनीति थी वो एकदम से बिल्कुल मारामारी वाली हो जाती है। सत्ता की इस भयंकर मारकाट के बीच हम पाते हैं जो तैमूरी शहजादे हैं वो अभी भी आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। 1494 में बाबर पहली बार फरगना का शासक बनता है और अगर हम उसकी आयु को देखें तो महज 12 साल की आयु में। तैमूरी शहजादों की जो आपस की लड़ाई थी उसमें बाबर भी भाग लेता है और अपने ही चाचा से समरकंद को जीतने की कोशिश करता है। इसमें वो 2 बार कामयाब भी होता है, लेकिन अंत में उसे समरकंद को छोड़ना पड़ता है। बाबर जब दूसरी बार समरकंद को जीतने का प्रयास करता है, तभी इस कहानी में एंट्री होती है बाबर की ज़िंदगी के सबसे बड़े विलेन सैबानी खान की। सैबानी खान वही उज्बेक सरदार था, वही उज्बेक कबीलों से संबंधित था
जिन्हें तैमूरी शहजादे कभी भी अपनी बराबर का नहीं समझते थे और उन्हें हमेशा असभ्य और बर्बर ही मानते थे। अब जैसे ही इस कहानी में शैबानी खान की एंट्री होती है तो बाबर को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है, अर्थात जो समरकंद वो अपने चाचा से हथियाने की कोशिश कर रहा था वो उसे छोड़ना पड़ता है। अब शैबानी खान के पास अवसर होता है और वो उस अवसर का लाभ उठाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी तैमूरी शहजादे जो बाबर के भाई बंधु या उसके चाचा ताऊ जो भी वहाँ पर शासन कर रहे हैं, शैबानी खान उन सबको बाहर खदेड़ देता है। जब शैबानी खान सभी तैमूरी राज्यों को रौंद देता है तो उसके बाद बाबर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है और वो अपनी जान बचाने के लिए काबुल की ओर चलता है। 1504 में जैसे तैसे वहाँ पर वो काबुल का शासक बनता है और फिर अगले 14 साल तक एक लाचार शासक की तरह वह इंतजार करता है कि उसका मूल प्रदेश उसे कभी उज़्बेकों से वापस मिले। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बार बाबर कोशिश भी करता है और अपने हेरात के चाचा से मदद भी लेता है, लेकिन जैसे ही शैबानी खान को ये पता लगता है तो शैबानी खान हेरात को भी तहस नहस कर देता है। जैसे ही थोड़ा समय आगे बढ़ता है दोस्तों, ठीक इसी समय सेंट्रल एशिया की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और ये टर्निंग पॉइंट वो होता है कि 1510 में शैबानी खान की शाह इस्माइल के साथ हुए मशहूर युद्ध में डेथ हो जाती है। शैबानी खान की मृत्यु के बाद बाबर ईरानी फौजों की मदद से अपने समरकंद को पाने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी होता है, लेकिन एक बार फिर हारे हुए राजा के तौर पर उसे वापस काबुल आना पड़ता है। माना जाता है कि जब 1504 में बाबर पहले काबुल आया था तभी वहाँ से वो भारत के बारे में सोचता है, और अब चूँकि बाद में जब वो वापस दोबारा फिर काबुल आता है तो अब उसके पास सेंट्रल एशिया में लौटने का कोई दूसरा जरिया नहीं रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई सेंट्रल एशिया में निश्चित होती है। अंत में वो भारत की ओर अपना रुख करता है। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि बाबर अपने मूल प्रदेश खो देता है जहाँ का वो वास्तविक उत्तराधिकारी है, अपने लोगों को खो देता है। लेकिन दोस्तों बाद के इतिहास में, मुगलों के इतिहास में बाबर को इस प्रकार से दिखाया गया है कि वही भारत का वास्तविक उत्तराधिकारी था जिसे वो पाने भारत आए, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। बाबर अगर सेंट्रल एशिया में वापस जाता तो शायद कभी जीवित वापस न आता। बाबर को भारत का वास्तविक उत्तराधिकारी दिखाने के लिए जो इतिहासकार तर्क देते हैं वो है तैमूर का। तैमूर ने दिल्ली सल्तनत के समय भारत पर आक्रमण किया था और भारी मात्रा में वो अकूत संपत्ति और कारीगर अपने देश ले गया था, जहां पर उसकी जो राजधानी भव्य बनाने में उन कारीगरों ने भी बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब बाबर की भी नज़र इसी कारण भारत पर होती है, क्योंकि भारत पहले से एक तरह से सोने की चिड़िया था, समृद्ध देश था, हर प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं होती थी, संसाधन थे। तो इसी कारण बाबर भी भारत पर आक्रमण करने आया था, न कि वो यहाँ का वास्तविक उत्तराधिकारी था। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के प्रयास हमेशा रहते हैं कि वो तैमूर के आक्रमण के कारण ही बाबर को भारत का वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित करने या बनाने का प्रयास करते रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस कहानी का, पूरी स्टोरी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 अभी आगे आएगा और अभी जो आगे पानीपत का वॉर होगा उसके बाद का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम आगे आपको बताएंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इन तथ्यों से परिचित हो पाए हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, आप इन्हें पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि बाकी सब लोगों को भी इन सब चीज़ों की सूचना मिल पाए। और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ठीक समय से मिलती रहे। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।